Hello students, in this lecture we will discuss about the basic concepts of valence bond theory. Valence bond theory was introduced by Hitler and London to explain covalent bond. Later on, this theory was improved by Linus Pauling with the help of overlapping. Valence bond theory assumed that covalent bonds are localized bonds which are formed between two atoms by the donation of an electron to each other. If we consider two different hydrogen atoms which are very close to each other, then we can explain the formation of H2 molecule with the help of this theory. यहाँ पे हम लोग अगर डिस्कस करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2 होता है। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन को Ha से मेंशन करें, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को, और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हम Hb से मेंशन करें, और इसी तरीके से जो इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको Ea और Eb से अगर हम मेंशन करें तो हम अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इस कंडीशन को कंसीडर करें और यह माना जाए कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, वो काफी क्लोज है, तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि इनके दोनों न्यूक्लियाई क्या कर सकते हैं, आपस में रिपल्शन क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। वहीं अगर हम अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करें, देन हमारे पास जो पहले से अट्रैक्शन अवेलेबल है जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, वो कौन सा है, वो Ha और Ea के बीच में, यानी कि जो न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन के एटम का और जो उसका इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरे हाइड्रोजन की बात करें तो इनके लिए भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगी। दोनों जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट चूंकि ये काफी क्लोज है एक दूसरे के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो Ha का न्यूक्लियस है वो Eb को भी अट्रैक्ट कर सकता है। जो दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर सकता है, Ha अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली Hb कैन ऑल्सो अट्रैक्ट Ea। तो दोनों जो न्यूक्लियाई है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो क्या करेंगे, जो एक दूसरे के जो अपोजिट जो सामने पड़े हुए एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस के थ्रू हम एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिपल्शन फोर्सेस भी अवेलेबल है और हमारे पास अट्रैक्शन फोर्सेस भी अवेलेबल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो रिपल्शन फोर्सेस से ज्यादा फोर्स के होते हैं, ज्यादा उनकी कैपेसिटी है। तो ये माना जाएगा कि जो रिपल्शन फोर्सेस दोनों को दूर करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा जो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्लोज लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इन दोनों का जो कंक्लूजन होगा उसी से हमें क्या मिलेगा, बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी। जो एक न्यूक्लियाई है वो दूसरे न्यूक्लियाई से दूर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्सेस है एक दूसरे के न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो उनको क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे और उनके बीच में बॉन्डिंग को परफॉर्म कराएंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम बेसिकली अट्रैक्शन फोर्सेस पे बेस्ड है। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये दो, इसमें दो हमारे पास जो पहले से अट्रैक्शन फोर्सेस अवेलेबल थे अपने अपने न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जो हार्ड डार्क लाइन से हमने जो शो किया वो क्या है, आपकी जो न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस फॉर्म होंगे एक दूसरे दोनों एटम्स को क्लोज लाने पे। ठीक इसी तरीके से अगर हम रिपल्शन फोर्सेस के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों न्यूक्लियर एक दूसरे को रिपल करेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। यही जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस हैं, यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेस है। इसी पे बेस होके हम इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करें तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है, a covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled valence atomic orbitals of two different atoms. That means जब भी कभी हमारे पास बॉन्डिंग परफॉर्म होगी तो उसमें आपके पास दो डिफरेंट एटम की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। अब यहाँ पे जो वर्ड आया ओवरलैपिंग, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जितनी भी बॉन्ड ऑर्डर का है हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रहता है, हम कहते हैं कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की आउटर फील्ड में देगा, ठीक उसी टाइम पे जो दूसरा एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन पहले वाले की आउटर फील्ड में शेयरिंग कराएगा। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग के कारण क्या होता है कि दोनों जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। वो उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है,
ठीक उसी टाइम पे जो हमारे पास दूसरा वाला एटम है वो अब एक इलेक्ट्रॉन अपने सामने वाले से लेके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो इस कंडीशन को अगर आप सपोज करेंगे तो हम ये मानेंगे कि दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शेयरिंग है वो हो रखी है। अगर वो दूर चले जाएंगे तो ये शेयरिंग भी नहीं हो पाएगी और हमारे पास अफेक्टिव बॉन्डिंग का हमको कोई भी डेटा ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो इसी जो हमने जो ये कह रहे हैं कि जो शेयरिंग करते हैं उसी को ही ओवरलैप भी कह सकते हैं, वही एक तरीके से ओवरलैपिंग भी है। बस फर्क इतना है, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग बात करते हैं, यहाँ पे हम ऑर्बिटल के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जब ऑर्बिटल्स की शेयरिंग कराएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आ जाएगा? ओवरलैपिंग का। तो ठीक इसी तरीके से आपको ये देखना है कि जब भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म्ड होगा। और ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स की होगी? जिन ऑर्बिटल्स में हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट है the electrons in the overlapping orbital get paired and confined between the nuclei of two atoms। तो जब ये ओवरलैपिंग होगी दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की, तो उससे क्या हो जाएगा कि दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे बॉन्डिंग के लिए, वो पेयर्ड अप हो जाएगा। और पेयर्ड अप होने के बाद वो जो रीजन होगा वो कहाँ पे होगा? न्यूक्लियाई के सेंटर पार्ट में, यानी कि वो न्यूक्लियर से दूर नहीं होगा। न्यूक्लियाई जो दो एटम्स के होंगे उनके बीच में ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ऑब्जर्व होंगे। नेक्स्ट है the electrons density between two bonded atom increases due to overlapping। this confirms stability to the molecule। इस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प ले सकते हैं। सपोज आपके पास दो डॉग्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, आपको उन दोनों को क्लोज लेके आना है, तो आप क्या करेंगे? तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप उनके बीच में एक बोन को प्रोवाइड करवा दे, एक हड्डी दे दे। तो उस हड्डी के लिए वो दोनों के दोनों डॉग्स क्या आएंगे? क्लोज आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियाई के बीच में मैक्सिमम हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मैक्सिमम होने से क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दोनों न्यूक्लियाई क्या करेंगे? उससे अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे से दूर जाने का जो रिपल्शन जो क्रिएट हो रहा था, जो न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो रहा था, वो उससे ओवरकम कर पाएंगे। तो अगर हम ये जो न्यूक्लियाई इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम प्रोवाइड करा दें तो ये भी न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्टेड रहेगा और ये भी अट्रैक्टेड रहेगा, जिसके कारण दोनों ही एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड। यानी कि हमारे पास जो शेयरिंग है, यानी कि जो हमने ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की है, जितना ज्यादा ओवरलैप्ड होगा हमारे पास ऑर्बिटल, उतना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होगी न्यूक्लियाई के बीच में, और उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा? सेम जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेट मीन्स उसको ब्रेक करना हमारे लिए टफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है the direction of the covalent bond is along the region of overlapping, that is covalent bonds are directional in nature। तो जब हमने ये कहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो न्यूक्लियाई के बीच में वो फिक्स्ड है, वो न्यूक्लियाई के सेंटर पोर्शन में ही रहती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है कोवेलेंट बॉन्ड की वो हमारी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स हैं, इनको हम अभी आगे जब क्लासिफाई करेंगे सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में, तो और अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी also help us to classify covalent bonds। According to valence bond theory, there are mainly two different types of covalent bond, which are sigma bond and pi bond। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग पे बेस्ड अगर हम क्लासिफिकेशन करें अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स का, तो वो हम उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हमने जब डिस्कस किया था ओवरलैपिंग के बारे में, तो हमने ये कहा था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं एटम्स की, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाती हैं, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू दी ओवरलैपिंग। अब हम ये कहेंगे कि ये जो ओवरलैपिंग है ये एक ही तरह से नहीं हो सकती, इसके अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। इन्हीं पैटर्न के बेस पे हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी क्लासिफाई करते हैं। तो यही ओवरलैपिंग आपको बताएंगे कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। क्योंकि अभी हमने एक पोस्टुलेट में बताया था कि जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की हम बात करेंगे तो हम ओवरलैपिंग का टाइप को भी डिस्कस करेंगे कि ओवरलैपिंग कितने तरीके से दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकती है। तो अगर हम पहला जो अपना टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड को अगर हम कंसीडर करें, तो सिग्मा बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर ओवरलैपिंग दैट मींस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें
और वो ओवरलैपिंग जो हमारे पास हो वो दो न्यूक्लियाई की जो एक्सिस है जो उनको कनेक्ट करती है उन एक्सिस के अलोंग हो, दैट मींस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो, तो वो जो हमारे पास ओवरलैपिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक इसी ओवरलैपिंग के बेस में अगर हम पाई बॉन्ड को क्लासिफाई करें तो पाई बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अगर ये और जो ओवरलैपिंग है ये एक्सियल ना होकर पैरेलल हो, तो पैरेलल अगर ओवरलैपिंग होगी तो उस केस में हमारे पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। तो अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो हमने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डायग्राम है। तो सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास ये न्यूक्लियाई है एक एटम का, और ठीक इसी के सामने जो है हमारे पास वो दूसरे एटम का न्यूक्लियाई है। ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, ये है, यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रखा है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, बट आगे आप डिस्कस कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मल भी बना सकते थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओवरलैपिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और अगर आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को देखें तो वो ओवरलैपिंग इसी न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर डेंसिटी की, जो हाफ फील्ड वाली ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन, तो वो इन दो न्यूक्लियाई के बिल्कुल सेंटर पोर्शन में है, और वो सेंटर पोर्शन लाई करता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो जब भी ऐसा केस होगा तो आप उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो पैरेलल यानी कि लैटरल ओवरलैपिंग करें। लैटरल ओवरलैपिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो न्यूक्लियाई के बीच में ही, बट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरीके से अबव द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस में अगर हमारे पास बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के रिगार्डिंग वो है इनकी स्ट्रेंथ। अभी आपने देखा कि सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग फॉर्म होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियाई को बाइंडिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए वो सिग्मा बॉन्ड में बहुत ही बढ़िया कंडीशन में होती है। वहीं अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टिल दो न्यूक्लियाई के बीच में ही है, बट वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई नहीं करती है, वो उसके अबव और उसके बिलो है। तो इस वाले केस में जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी ज्यादा सिग्मा के केस में होती है। दैट इज व्हाई सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। फ्रेंड्स, सिग्मा बॉन्ड्स कैन फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम टाइप की बात करें, जो ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस बेसिस पे भी हम सिग्मा बॉन्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, sigma bonds are classified in three different types, which are sigma SS bond, sigma sp bond, and sigma pp bond. Generally, sigma SS bond is formed by two half-filled s orbital, while sigma sp bond is formed by one half-filled s orbital and one half-filled p orbital. On the other hand, sigma pp bond is formed by one half-filled p orbital and one half-filled p orbital. That means for formation of one sigma pp bond, we require two half-filled p orbitals of different atoms. Let's consider the formation of hydrogen molecule on the basis of valence bond theory. जैसा कि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 1. Therefore, the electronic configuration for hydrogen atom is 1s1. In the formation of s2 molecule, two half-filled 1s orbital of H atom overlap along internuclear axis and form sigma bond. अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो दोनों के पास हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड s ऑर्बिटल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। जो वैलेंस शेल है वो फर्स्ट शेल ही है, और उसमें आपके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, 1s ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, हाफ फील्ड। तो दोनों की हाफ फील्ड अगर हम बात करें तो दोनों की हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी, जिससे हमारे पास क्या है, सिग्मा एसएस बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग है, और इसीलिए हमने इसको सिग्मा बॉन्ड कहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप Cl2 की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना चाहें विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर Cl का जो क्लोरीन का है वो 17 है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, देन 3s2 3px2 3py2 देन 3pz1। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें यहाँ पे जो प्रोवाइड हो रही है Cl में, तो वो कौन सी है, हमारे पास pz, और pz जो हमारे पास है वो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन है। तो अगर हम दो
Cl के आइटम्स को कंसिडर करें तो इनमें क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास सिग्मा पीपी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बॉन्ड हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, और इसीलिए हमने इसको क्या कहा, सिग्मा। एट द एंड अगर आप कंक्लूजन देखना चाहें इस थ्योरी का, तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती है, उनका जो डायरेक्शनल नेचर है उसको प्रोवाइड करती है, और ये बताती है कि ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं और किस किस तरीके से ऑर्बिटल्स जो है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं। बेसिक आइडिया है बॉन्ड फॉर्मेशन का, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको समझें। इसी थ्योरी पे बेस्ड आगे हाइब्रिडाइजेशन होगा, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी आप इसके ही बेसिस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस थ्योरी को अच्छे से समझें, बॉन्ड फॉर्मेशन को समझें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।